नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक नए आसन की चर्चा करेंगे। इस आसन का नाम है गोमुख आसन। बहुत महत्वपूर्ण आसन है और उन 84 आसनों में जो सर्वश्रेष्ठ आसन माने गए हैं उनमें गोमुख आसन भी एक आसन है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके अर्थ को समझ लें, फिर इसकी विधि, लाभ और सावधानियों की भी चर्चा करेंगे। गोमुख आसन वास्तव में गोमुख, गाय का जो मुख होता है उसके आकार का हम अपने शरीर को भी बना लेते हैं, इसीलिए इसको गोमुख आसन कहा जाता है। तो जब आप आसन में बैठते हैं तो गाय के मुख जैसी आकृति बनती है, इसीलिए इसको गोमुख आसन कहा जाता है। तो उस समय जब हम अभ्यास करेंगे तो हम देख लेंगे। तो आइए अब हम लोग इसकी विधि देख लेते हैं। दोनों पैरों को आगे की ओर करके दंड आसन में आप बैठ जाएं। इस तरह से आप बैठ गए हैं। रीढ़ गला सिर बिल्कुल सीधा हो। एक दो लंबी और गहरी श्वास ले लें। मन को बिल्कुल सजग और एकाग्र कर लें। अब इसके बाद आप अपने किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे। तो मान लो हम बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हैं। बाएं पैर को घुटने से मोड़ा आपने, और अब इस पैर की एड़ी को अपने दाहिने हिप के हल्का सा नीचे रख लें। कहीं कहीं पर यह भी चर्चा है कि हम इस पर बैठ जाते हैं, यानी हमारा एड़ी एनस के नीचे आ जाता है, हम इस तरह से इस पर बैठ जाते हैं। अब इसके बाद अपने हमारा जो दूसरा पैर है उस दूसरे पैर को मोड़ते हैं घुटने से, और इस पैर को इस तरह से मोड़ते हैं कि हमारा ये जो दोनों घुटना है एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इसकी अंतिम स्थिति में ये कहा जाता है कि हम अपने दोनों पैर की एड़ियों पर बैठ लेते हैं। तो इस तरह से हम पैर को कर लेते हैं कि दोनों पैर की एड़ियों पर हमारा हिप अच्छी तरह से स्थित हो जाए। लेकिन यह एडवांस्ड स्टेज है। प्रारंभिक स्टेज में हम केवल इस तरह से ऐसे करके बैठ लेते हैं। तो चूंकि इस आसन में जब आप बैठते हैं तो आप देखें कि गाय के मुख जैसी आकृति बनती है, इसीलिए इसको गोमुख कहा जाता है। तो स्वामी स्वात्माराम ने जो हठ योग प्रदीपिका लिखी है उस पुस्तक में गोमुख आसन इसी को कहा जाता है। लेकिन बाद के ग्रंथों में उसमें हाथ की स्थिति को भी जोड़ दिया गया है। तो उसमें हम अपने हाथ को किस प्रकार बनाते हैं, आइए इसे भी देख लेते हैं। जैसे हमारा ये दाहिना पैर ऊपर है तो हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह से कर लेते हैं ऊपर की ओर। याद रखें कि ये बिल्कुल सीधा लंबवत होना चाहिए और कान को इस तरह से स्पर्श करते हुए कान के पीछे होना चाहिए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उस तरह से नहीं है, इतने ही कर पाते हैं तो आप इतने करें, लेकिन सही स्थिति यही है कि इस तरह से हाथ होना चाहिए। अब आप दूसरे हाथ को पीछे की ओर लाएंगे और पीछे की ओर ला करके दोनों हाथ को आपस में एक दूसरे से पकड़ लेंगे और फिर आँखों को ढीली बंद करके मन को कहीं एक जगह एकाग्र करें, भ्रूमध्य पर एकाग्र करें या श्वास पर एकाग्र करें। एकाग्र करके शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देना है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब यही क्रिया आपको दूसरे पैर से करनी है। तो दूसरी तरफ जब करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब आप दाहिने पैर पर बैठेंगे और बाएं पैर को इस तरह से लाएंगे। जब आप दूसरे पैर से करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे हाथ को आपको ऊपर करना होगा और फिर दूसरा हाथ नीचे से करके फिर एक दूसरे को हम इस तरह से पकड़ करके बैठ जाते हैं। फिर वापस पूर्व स्थिति में आए। अब आप ये देख लें पीछे से कि कैसे हमारे हाथों की स्थिति होती है। जब हम बैठते हैं तो पैर पर इस तरह से बैठते हैं, ऐसे हम बैठ गए हैं।
और हाथ को हमने ऊपर रखा, राइट वाला पैर ऊपर है तो हम राइट वाले हाथ को इस तरह से ऊपर करके और अब पीछे से हाथ को इस तरह से हम जहाँ तक पकड़ सकते हो एक दूसरे को पकड़ लेंगे। अगर प्रारंभिक स्थिति में आपका इतना पकड़ में आता है तो इतने ही पकड़ें, या आप इतना रहते हैं तो आप इतने ही रहें। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कंधों की मांसपेशियां, आपकी ये जो ट्रेपेजियस मसल है ये मजबूत होती है तो आपका अपने आप ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके हाथों की भी स्थिति आप अपने आप ही आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो इस तरह से गोमुख आसन के अभ्यास की यह विधि हो गई। आइए अब हम इसके लाभ को देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम पैरों से शुरू करते हैं। चूँकि पैर की स्थिति इस तरह से होती है कि एड़ियों पर आपका एनस होता है, तो उस स्थिति में एनस पर प्रेशर आता है, तो एनस की मसल्स जो हैं रेक्टम की वे बहुत मजबूत होती हैं, और उनके मजबूत होने से मलाशय मजबूत होता है, तो इससे आपका पाचन भी सशक्त और मजबूत रहता है। दूसरा, जिन्हें बवासीर या पाइल्स की या फिस्टुला की शिकायत है, यदि वे इसका अभ्यास करते हैं तो उनके लिए भी लाभदायक रहता है। बवासीर आदि को आप ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए तो लाभदायक है ही। आइए अब हम ऊपर के अंगों का देखते हैं। तो चूंकि आप हाथ को इस तरह से बनाते हैं तो आप देखें कि जब आपका एक हाथ ऊपर होता है तो उस साइड का जो चेस्ट का मसल्स होता है वह सशक्त होता है, उस पर खिंचाव पड़ता है, और पीछे का जो ट्रेपेजियस मसल है वह भी खींचता है। और इतना ही नहीं, इससे जो हमारी स्पाइन की स्पाइनस मसल होती हैं वे भी खींचती हैं। स्पाइन की मसल्स सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस ये भी खींचती हैं, तो वो भी सशक्त और मजबूत होती हैं। तो इन अंगों को मजबूत करने का लाभ क्या है? इनको मजबूत करने का लाभ है कि जब आपका कंधा कमज़ोर होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि शोल्डर की फ्रीजिंग की समस्या आपको हो सकती है, आपको सर्वाइकल की भी समस्या हो सकती है। अगर ये मजबूत होंगे तो वो समस्याएं आपको नहीं होंगी, और आजकल ये समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। जो आज का दौर है, आज का जो मैकेनिकल युग है, उसमें ये समस्याएं बहुत ज़्यादा अधिकतर होती जा रही हैं लोगों को। तो जब आप इनका अभ्यास करेंगे तो आपको वो समस्या नहीं होगी। और इतना ही नहीं, यह आपके फेफड़ों तक को भी प्रभावित करता है, आपके हृदय को प्रभावित करता है, तो इसलिए हमें इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। आइए अब हम देख लेते हैं कि किन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। यद्यपि इस आसन की कोई बहुत विशेष सावधानी नहीं है, लेकिन वे लोग जिनके घुटनों में किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या हो वे इसका अभ्यास न करें, क्योंकि घुटनों में गंभीर समस्या होने से आप घुटनों को इस तरह से मोड़ करके नहीं बैठ पाएंगे। या जिन्हें हाथों में, कंधों में शोल्डर फ्रीजिंग पहले से ही हो, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में शोल्डर को आप उस स्थिति में नहीं ला पाएंगे। लेकिन यदि आप धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करते हैं, तब आपका शोल्डर फ्रीजिंग की समस्या हो तब भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उसमें आपको धैर्य की और सावधानी की और गाइडेंस की आवश्यकता होती है। यदि आप इस तरह से अभ्यास करें, इसके साथ अभ्यास करें, तो यह आसन आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो इस तरह से इस आसन के विषय में हमने चर्चा की। अब हम अगली कड़ी में किसी नए आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।